हाय बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की सीरीज का अगला लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। तो आइए बच्चों अंडरस्टैंड करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। देखो, मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर 1 किलोग्राम वाटर लिया, दूसरे कंटेनर के अंदर 1 किलोग्राम ईडेबल ऑयल है, खाने का तेल है, और एक तीसरे बीकर के अंदर मैंने 1 किलोग्राम मर्क्यूरी लिया। ठीक है, और मेरा एम ये है कि मुझे इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करना है। ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर, 1 किलोग्राम ऑयल एंड 1 किलोग्राम मर्क्यूरी। ठीक है, और इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूं, मेरा एम ये है कि इन तीनों का टेम्परेचर मुझे कितने से इंक्रीज करना है, 1 डिग्री केल्विन से इंक्रीज करना है। तो हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, हमें उसे हीट सप्लाई करना पड़ेगी। जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी का सब्सटेंस अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखे कि जब हमने वाटर को हीट किए, 1 किलोग्राम वाटर को हीट किए, तो 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड थी, हमें सप्लाई करना पड़ी, वो थी 4186 जूल। वहीं पर ऑयल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री केल्विन बोलो या 1 डिग्री सेल्सियस बोलो, डिफरेंस सेम होगा। तो यहां पर कितना इंक्रीज करना, कितनी हीट सप्लाई करना पड़ी, 1965 जूल एनर्जी सप्लाई करना पड़ी। वहीं पर मर्क्यूरी का टेम्परेचर, 1 किलोग्राम मर्क्यूरी का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन से इंक्रीज करने के लिए 140 जूल एनर्जी सप्लाई करना पड़ी। वहीं पर मेटल की तरफ आते बच्चों, एल्यूमिनियम, 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम की बार का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन से इंक्रीज करने के लिए हमें जो हीट रिक्वायर्ड हुई, हीट सप्लाई करना पड़ी, वो थी 900 जूल। 900 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज दी 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम टेम्परेचर बाय 1 डिग्री केल्विन। वहीं पर कॉपर का टेम्परेचर, 1 किलोग्राम कॉपर का टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड थी 386.4। वहीं पर 1 किलोग्राम सिल्वर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें 236.1 जूल एनर्जी सप्लाई करना पड़ी। यानी कि यहां पर एक बात समझ में आ रही कि हर मटेरियल के पास अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपनी एक कैपेसिटी है हीट को एब्जॉर्ब करने की, तभी वो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। और इस कैपेसिटी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं specific heat capacity. Therefore, specific heat capacity is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance. Unit mass का मतलब बच्चों 1 किलोग्राम, कितने से, by 1 डिग्री केल्विन is called specific heat capacity। यानी कि specific heat capacity कोई अलग सी चीज नहीं है, ये हीट ही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। तो पर यूनिट मास आ रहा है, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस कितने से बच्चों, बाय 1 डिग्री केल्विन। तो इसे कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ आ रही बात, इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा यहां पे डेल्टा क्यू क्या है, हीट सप्लाइड है, स्मॉल है, मास ऑफ अ सब्सटेंस है, और डेल्टा टी राइजिंग टेम्परेचर है। क्लियर है। अब इसका यूनिट देखते हैं बच्चों, इसके 2 यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एसआई यूनिट, जी देखो, जूल, हीट को हम मेजर करते हैं एसआई सिस्टम में जूल में बच्चों, मास को मेजर करते हैं हम किलोग्राम, और टेम्परेचर को केल्विन में। तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होगा, या इसी को इस तरीके से भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना, जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता है, प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट में हीट को मेजर करता है यहाँ पे कैलोरीज में, किलोग्राम की जगह यहाँ पे ग्राम आ जाता है, और केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस में हम प्रैक्टिकल यूनिट। तो कैलोरीज, ग्राम इनवर्स, सेल्सियस इनवर्स इसका प्रैक्टिकल यूनिट है। समझ आ रही बच्चों बात। बच्चों हमने देखा कि हमें एक फॉर्मूला मिला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, S इज इक्वल्स टू delta Q divided by m delta T, that is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Kelvin.
इससे हमें एसआई यूनिट मिला इसका जूल, किलोग्राम इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और हमने प्रैक्टिकल यूनिट इसका निकाले जो मैक्सिममली यूज होता है, कैलोरीज, ग्राम इनवर्स, सेल्सियस इनवर्स। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बात आया कि कैलोरीज क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरी, और इससे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट फैक्टर भी हमें देखना है। तो देखो याद रखो बच्चों, 1 कैलोरी, से पहले भी मैं बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको कि 1 कैलोरी इक्वल होती है 4.186 जूल के बराबर होती है। 4.186 जूल के बराबर होती है 1 कैलोरी। अच्छा 1 कैलोरी जो ये यूनिट है किधर से आया, कौन डिस्क्राइब किया, किस तरह से इसे डिफाइन करते हैं? तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास सपोज करो कि एक बॉडी हमने ली है यहाँ पर, और ये बॉडी 1 ग्राम की है, किलोग्राम की नहीं बल्कि क्या की है, ग्राम की है, और इसका टेम्परेचर हम 14.5 डिग्री सेल्सियस पर है, और इंक्रीज कर रहे टेम्परेचर को 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर फिक्स है 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट हम सप्लाई करेंगे यहाँ पे, जो हीट हम यहाँ पे देंगे, इसे कहेंगे 1 कैलोरी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज the amount of heat required to increase the temperature of 1 gram mass of a substance from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius at atmospheric pressure। और यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सारी की सारी चीज कहां हो रही है, ये एटमॉस्फेयर पे हो रही है, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यूनिट है तो स्टैंडर्ड है, यहाँ पर टेम्परेचर भी फिक्स है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी फिक्स है। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह बच्चों बोलता है 760 mm of Hg। याद रखना 760 mm of Hg मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो कैलोरी को कैसे डिफाइन करेंगे, कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 gram mass of a substance from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius at atmospheric pressure is called 1 calorie। क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा देखो, ये 14.5 से 15.5 फिक्स करने की क्या जरूरत थी सर? हम तो क्या कर सकते थे, हम जो है कहीं पे भी इंक्रीज 50 to 51 करते, कोई मसला था क्या? बच्चों प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उतना ज्यादा हम डीपली स्टडी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो चलो उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स। इससे बहुत से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो गए। देखो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो देखना जरूरी है, तो आपका डाउट क्लियर हो गए, क्योंकि ये चैप्टर्स बच्चों को हार्ड होते हैं, असल में बहुत इजी है, मैकेनिक्स से तो बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि रिवर्स कॉन्सेप्ट होते चलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर इस तरह से चलते रहता है हमारे पास। तो फर्स्ट लेक्चर समझा तो सेकंड लेक्चर, लेकिन इसका क्या है थर्म का थोड़ा सा कि पीछे की इस चीज को समझने के लिए आगे की चीज को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। मतलब आपको फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए सेकंड लेक्चर को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर के बहुत से जो डाउट्स है वो सेकंड कंसेप्ट में क्लियर होते हैं। आगे जैसे जैसे आप पूरा चैप्टर समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट ये यहाँ पर इसलिए चेंज हो रहा था क्योंकि यहाँ पर जो है अगला कंसेप्ट आ रहा था, अगली क्वांटिटी आ रही थी। अब हमारी आदत क्या होती है कि हम एक लेक्चर करते, बाद में नहीं समझ में आ रहा छोड़ देते हैं। आप पूरी सीरीज करो, इंशाल्लाह कोई डाउट नहीं होगा आपको, और ये आसानी से पूरे का पूरा सॉल्व हो जाएगा। कोई इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो सिंपली याद रखो बच्चों। देखो इससे समझो, फील करो फिजिक्स को। आप फिजिक्स को फील करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो देखो सबसे पहला फैक्टर जो इस पे डिपेंड करती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। अच्छा देखो, अभी जब मैंने एक्सप्लेन किया, हमने देखे कि वाटर को जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कितनी हीट लग रही है उसे, 4186 जूल हीट लग रही है। यानी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे हो गई
वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो गई 4186 जूल पर किलोग्राम केल्विन इनवर्स। ठीक है, इतनी हो गई वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने एल्यूमिनियम की देखी 900 जूल रिक्वायर्ड हो रहा था, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी 900 जूल पर किलोग्राम केल्विन। समझ आ रही है बच्चों बात। ऐसी सिल्वर की 236.1 जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो हमने देखे कि अलग अलग मटेरियल की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है, डिफरेंट है। यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। समझ आ रही है बच्चों बात। अब देखो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने जितने भी सब्सटेंस देखे उनमें ज्यादा किसकी थी वाटर की। सबसे ज्यादा किसकी है वाटर की। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर पूछता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी, तो याद रखो बच्चों स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज मैक्सिमम। हाइड्रोजन की क्या है मैक्सिमम है, और ये होती है 3.5 कैलोरीज ग्राम इनवर्स सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, वाटर की अगर कैलोरीज के अंदर अगर हमें जानना है तो वाटर की याद रखो होती है 1 कैलोरीज ग्राम इनवर्स सेल्सियस इनवर्स। वाटर की जो होती है 1 कैलोरी होती है। वहीं पर हाइड्रोजन की आपको दिख रही है 3.5 कैलोरीज ग्राम इनवर्स सेल्सियस इनवर्स होती है। इनके अलावा वो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी उनकी 3 से कम होती है, ये बात को भी समझो सिर्फ। अच्छा, आपको ये क्वांटिटी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, जब न्यूमेरिकल हो गए दे देगा, लेकिन एक समझो कि वाटर की ज्यादा होती है, मैक्सिमम किसकी होती है हाइड्रोजन की होती है। अच्छा देखो, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, मैक्सिमम है, हाई कैपेसिटी है। हाई कैपेसिटी होने की वजह से इसे एज अ कूलेंट यूज करते हैं। हाई कैपेसिटी मतलब क्या है कि ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को ले रहा है अपना टेम्परेचर चेंज करने के लिए, और ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेगा तो ये बॉडी को जल्दी कूल कर देगा। जैसे कि हमने देखा कि ऑटोमोबाइल के रेडिएटर के अंदर, ऑटोमोबाइल मतलब जो गाड़ियां वगैरह होती है, कार्स होती है, ट्रक्स होती है, उनके अंदर इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर के अंदर वाटर को फिल करते हैं। तो वाटर क्या काम करता है वहां पे, वाटर कूलेंट का काम करता है, इंजन को ठंडा करता है। अब वाटर इंजन को ठंडा कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, वहां से अमाउंट ऑफ हीट को उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और वहां पर कूलेंट उसे इस्तेमाल करेगा जो ज्यादा से ज्यादा क्या करे अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करे। अच्छा देखो, अगर हम ऑयल का हमें पता है कि ऑयल का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो वाटर से कम है, यानी कि वाटर क्या करेगा अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए वहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए वाटर को क्या करते हैं एज अ कूलेंट इस यूज करते हैं ऑटोमोबाइल रेडिएटर के अंदर। ऐसे ही इट इज यूज एज हीटर, इसको हीटर की तरह भी यूज करते हैं। अच्छा देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, तो टेम्परेचर जब लूज करेगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा रिलीज भी करेगा। तो हॉट वाटर बैग्स जो घर में सेकने के लिए यूज होते हैं, कहीं पर कुछ मार वगैरह लगता है तो झंडू बम लगाकर घर में सेकते हैं, तो हॉट वाटर बैग होता है, उसके अंदर क्या करते हैं बच्चा गर्म पानी को फिल करते हैं। वहां पर वाटर क्या कर रहा है, वाटर वहां पे हीट को रिलीज करेगा, इसलिए वहां पर वाटर को एज अ हीटर यूज करते हैं हॉट वाटर बैग्स के अंदर। कूलेंट इन अ रेडिएटर एंड हीटर इन अ हॉट वाटर बैग्स। तो याद रखना क्यों, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी यूज करते हैं। समझ आ रही है बच्चों बात। दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर हमारे पास हमारा जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड होती है, वो है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर मतलब हमको पता है कि स्टेट जो है 3 टाइप की होती है। एक तो हमारा जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होगा, सेकेंडली वो लिक्विड स्टेट के अंदर होगा, या फिर वो गैसियस स्टेट के अंदर होगा, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर होगा। अच्छा देखो, सेम सब्सटेंस लेते हैं, हम लेते हैं आइस सॉलिड में, लिक्विड में वाटर, सेम सब्सटेंस है लिक्विड फॉर्म में, और स्टीम इन गैसियस फॉर्म। अच्छा, हमने देखे कि लिक्विड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर को अपना टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन से इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट लग रही है बच्चों, 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेल्सियस इनवर्स लग रही है।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी है। वहीं पर सॉलिड को अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो इसे लगती है बच्चों 0.5 कैलोरीज ग्राम इनवर्स सेल्सियस इनवर्स। वहीं पर बच्चों हम गैस की अगर देखते हैं स्टीम की, तो स्टीम को अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट लगती है 0.47 कैलोरीज, यानी इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गई 0.47 कैलोरीज ग्राम इनवर्स सेल्सियस इनवर्स। यानी कि सेम सब्सटेंस है लेकिन उसकी स्टेट अलग अलग है, तब उसकी स्पेसिफिक हीट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दो फैक्टर समझ में आए, नेचर ऑफ सब्सटेंस, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी मैटर कह रहा हूं मैं, स्टेट ऑफ सब्सटेंस हिंदी में। मैटर भी चलता है लेकिन अभी हम पे सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, सब्सटेंस को, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, इनकी टेम्परेचर रेंज भी होती है। टेम्परेचर रेंज हमें पता है कि सॉलिड जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा टेम्परेचर सॉलिड के लिए। वहीं पर लिक्विड जो है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होगा। वहीं पर स्टीम जो है, स्टीम का टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ आ रही बच्चों बात। तो इसलिए तीसरा फैक्टर ये होता है हमारे पास कि जो हमारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड होगी, तो टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होती है। टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है कि एट दैट टाइम व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है उस टाइम पे, तो उसकी हीट को इंक्रीज, उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हीट हमें 0.5 लग रही है। वहीं पे 0 to 100 के लिए 1 कैलोरी लग रही है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होते चलता है जैसे जैसे टेम्परेचर की रेंज चेंज होती है अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है याद रखना बच्चों, नेचर ऑफ सब्सटेंस, स्टेट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है, और जब हम जब यूनिट को डिजाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो यूनिट हमारा जो है इनवेरिएबल चाहिए हमें, ठीक है, कांस्टेंट यूनिट चाहिए, कभी भी मेजर करो सेम आना चाहिए। इसलिए हमने वहां पर टेम्परेचर को भी डिफाइन किए, कैलोरीज को डिफाइन करते टाइम 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रही बच्चों बात, कोई डाउट है इसमें? अच्छा देखो, इसके बाद एक कंसेप्ट और हो जाता है इसके अंदर, हीट कैपेसिटी का। अभी हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी, हीट कैपेसिटी इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। अब देखो बच्चों, हमने अभी तक देखी कि हम किसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, 1 किलोग्राम मास का। अभी मास अगर चेंज होता है, हमने इंक्रीज किए, कंसिडर करो 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री केल्विन से इंक्रीज करते, 1 डिग्री केल्विन से इंक्रीज करते हैं, तो उसके लिए सपोज कंसिडर करो, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमें जो हीट चाहिए वो 50 जूल है, 50 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। वहीं पर अगर मेरे पास 4 किलोग्राम का कोई मास है, सेम मास है, ये जो सब्सटेंस है वही सब्सटेंस ये भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एल्यूमिनियम को ले लेते, चलो ठीक है, एल्यूमिनियम को लेते, 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम के लिए 900 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम है, और फिर 4 किलोग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी 1 डिग्री केल्विन से इंक्रीज करने के लिए, तो हमें कितनी लगेगी बच्चों, एक के लिए 900 लग रही थी, तो इसके लिए लगेगी 9 चौक 36। समझ आ रही बच्चों बात, क्या करना पड़ेगा, मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी फॉर m किलोग्राम मास के लिए होती है m इंटू एस, स्मॉल एस, यानी कैपिटल एस इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी को हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसका यूनिट होगा बच्चों जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन होगा। इसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। क्लियर? और ये डिपेंड करती है आप मास के ऊपर भी डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी होगी, उतना ज्यादा हीट बॉडी क्या करेगी, स्टोर करेगी। क्लियर? कोई डाउट? चलो बच्चों, और एक चीज होती है हीट कैपेसिटी के साथ, हीट कैपेसिटी पर मोल। गैसेस सब्सटेंस के लिए होती है हीट कैपेसिटी पर मोल, ठीक है, बहुत ही आसान है ये भी। हीट
कैपेसिटी पर मोल। 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बच्चा हम 1 केल्विन से। The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 Kelvin or degree Celsius is called specific heat capacity per mole. समझ आ रही है बच्चों बात? The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 Kelvin is called heat capacity per mole and it is denoted by C. C is equals to delta Q divided by मास कितना है बच्चों 1 किलोग्राम था वहां पर, यहाँ पे क्या है 1 मोल है, तो मोल को हम डिनोट करेंगे म्यू से और ये डेल्टा सिंपल है। तो यहाँ पर सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल और डेल्टा क्यू हीट सप्लाई, डेल्टा टी राइजिंग टेम्परेचर और म्यू होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? यूनिट सिंपल है ना, यूनिट हीट सप्लाई कर रहे जूल, मोल का यूनिट मोल और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, अच्छा देखो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल 2 टाइप की होती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल जो है 2 टाइप की होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल ये 2 टाइप की होती है। एक होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर मींस सेम प्रोसेस हो रही है हमारे पास, एट कांस्टेंट प्रेशर हो रही है। ठीक है, तो यहां पर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 1 मोल ऑफ अ गैस का बाय 1 डिग्री केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल एट कांस्टेंट प्रेशर डिनोटेड बाय Ct, C सफिक्स T। वहीं पर दूसरी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, यूनिट मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट रखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय C सफिक्स CV where we denote constant volume। क्लियर है बच्चों? अच्छा देखो इनका अगर डिफरेंस निकालते हैं Cp माइनस CV इज इक्वल टू, इसे कहते हैं यूनिवर्सल, सॉरी इज इक्वल टू R होता है, और R क्या है? तो R जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। या इसे गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, और वहीं पे Cp डिवाइडेड बाय Cv इसे डिनोट करते हैं गामा से। जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां पर सिर्फ याद रखो इसे कहते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर अ आइडियल गैस। बच्चों फॉर अ आइडियल गैस इनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती है। आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए Cp की वैल्यू होती है 1.005 किलो जूल पर मोल केल्विन। वहीं पर Cv की वैल्यू होती है 0.716 किलो जूल पर मोल केल्विन, और यहाँ पर हम R की वैल्यू होती है, दोनों का हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 0.287 किलो जूल पर मोल केल्विन, और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा होता है 1.4। जस्ट याद रखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमें इसे डिस्कस करना ही है, लेकिन टॉपिक आ गया था इसलिए मैं बता दिया। तो ये था बच्चों स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो चलो बच्चों कुछ एमसीक्यूज देखते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कैसे यूज करना है स्पेसिफिक कैपेसिटी को। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
at a room temperature and atmospheric pressure. Option A water, option B ice, option C aluminium, option D mercury. तो हमने डिस्कस किया है, किसकी ज्यादा होगी आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करो, फिर मैं बताऊंगा आपको सही कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट। हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, इट मीन्स ऑप्शन ए हीट इज गिवन आउट, हीट वहां से रिलीज हो रही है। बी हीट इज टेकन इन, हीट एब्सॉर्ब हो रही है। ऑप्शन सी नो चेंज इन टेम्परेचर वेदर हीट इज टेकन इन और गिवन आउट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अच्छा देखो, इनफाइनाइट मतलब हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन वो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज ही नहीं कर रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर वेदर द हीट इज सप्लाइड और टेकन आउट। वो हीट को रिलीज कर रहा है, करते जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा है। हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, करते जा रहा है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। क्लियर बच्चों? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट बिकॉज, इसका आंसर आप दोगे मुझे। वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट बिकॉज ऑप्शन ए इट हैज लोअर डेंसिटी, ऑप्शन बी इट हैज लो स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन सी इट हैज हाई स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन डी इट इज इजीली अवेलेबल। कमेंट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है बच्चों, a 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminum block of mass 8 kilogram. Find the rise in temperature of the block in 2.5 minutes. Assuming 50% power is used up in heating the machine itself or lose to the surrounding. In bracket, specific heat of aluminium is equals to 0.91 जूल ग्राम इनवर्स सेल्सियस इनवर्स। आपके ऑप्शन से 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 103 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 150 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 155 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों सबसे पहले स्टेप्स को याद रखो, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले गिवन क्या दिया है निकालना है। गिवन मतलब गिवन में क्या है, व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड थर्ड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैम। सिंपली रिलेशन को ढूंढ कर लाओ, आंसर निकालो। तो चलो फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं, गिवन डेटा निकालते हैं। तो देखो बच्चों गिवन क्या है, तो हमें कह रहा है कि 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन, तो यहां पर व्हाट इज अ यूनिट ऑफ पावर, और पावर कितना है 10 किलोवाट पावर। इसके बाद is used to drill a bore in a small aluminum block of mass 8 किलोग्राम। इसके बाद कह रहा है फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, और टाइम दिया 2.5 मिनट। 2.5 मिनट में कितना राइज करेगा टेम्परेचर को। अज्यूमिंग 50% पावर इज यूज्ड इन हीटिंग, 50% पावर इज यूज्ड इन हीटिंग, is used in heating, और यहां पर स्पेसिफिक हीट फॉर एल्यूमिनियम दे रहा है 0.91 जूल ग्राम इनवर्स सेल्सियस इनवर्स, और कह रहा है कि राइज इन टेम्परेचर को फाइंड आउट करो। ठीक है बच्चों, अब याद रखना बी अवेयर ऑफ डॉग्स। सर ये क्या कह रहे हैं, कुत्तों से सावधान रहो। यहाँ कुत्ते कहां से आ गए, बहुत डेंजर कुत्ते होते हैं, इन्होंने काटे ना तो 14 इंजेक्शन भी कोई काम के नहीं, सीधा आपके मार्क्स खा जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तो आपका 5 मार्क्स का नुकसान होता है। 5 मार्क कैसे, 4 मार्क जो आपको मिलने वाले वो नहीं मिलेंगे, और रॉन्ग होने पर 1 मार्क जो डिडक्ट होगा वो अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर बी अवेयर ऑफ डॉग्स। डॉग्स क्या है, तो 2 डॉग्स होते हैं फिजिक्स के अंदर, एक होता है यूनिट्स और दूसरा होता है साइंस। प्लस और माइनस और यूनिट्स में बहुत ज्यादा मार्क्स कटते हैं। 90% बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, जो डिडक्शन होता है वो यहीं पे होता है। तो सबसे पहले यूनिट सेम होना, याद रखो यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम सिस्टम के यूनिट होने चाहिए।
तो अच्छा देखो, जूल है तो हमको जूल चाहिए, ठीक है। ग्राम है, किलोग्राम है, या तो आप इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो या इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो। तो देखो बच्चों, स्पेसिफिक हीट के जो यूनिट है ना, उन यूनिट्स में बाकियों को कन्वर्ट करना, क्योंकि स्पेसिफिक हीट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर होगा, एनर्जी होगी और हमारे पास मास होगा। यानी आप स्पेसिफिक हीट को कन्वर्ट करते हो तो आपको सारे के साथ खेलना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना, सिंगल क्वांटिटी वाली की चेंज करने की हमेशा कोशिश करना। देखो, लड़ाई किससे की जाती है? लड़ाई उससे की जाती है जो कमजोर हो, अकेला हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, तो हम उन क्वांटिटीज को चेंज करेंगे जिसके अंदर कम नंबर ऑफ, जिसकी फौज कम हो। सिंपल है बात, समझ आ रही? तो यहां पर हम क्या करेंगे, मास को चेंज करेंगे। तो किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हो जाएगा 8 किलो का 10⁻³ हो जाएगा ग्राम। कोई मसला नहीं। अच्छा देखो, यहाँ पे भी किलोवाट है, तो 10 × 10⁻³ वॉट, यानी कि 10⁴ वॉट हो गया। 2.5 मिनट, 2.5 मिनट, तो मिनट को सेकंड में 2.5 × 60 सेकेंड्स, यानी 2.5 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो होते हैं 150 सेकेंड्स। 2 मिनट में 120 और आधे मिनट में 30, 150 सेकेंड, 150 सेकेंड, ठीक है, 150 सेकेंड्स। अब बच्चों देखो, हमको एनर्जी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है, जो हमको स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पता है, वो S = ΔQ / m ΔT है। अच्छा, S है मेरे पास, मास है मेरे पास, रिलेशन हम निकाल रहे हैं, मास है मेरे पास, टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, तो क्या चाहिए मुझे? ΔQ चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ΔQ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ΔQ फाइंड आउट करने के लिए बच्चों क्या है मेरे पास? मेरे पास पावर है, और हमें पता है कि पावर जो है वो होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर जो है वो क्या होती है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होती है। वर्क इक्वल होता है एनर्जी के बराबर, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होती है। तो यहां से मुझे एनर्जी मिलेगी पावर इंटू टाइम। पावर कितना है बच्चों? पावर है 10⁴ और टाइम है 150। तो एनर्जी हो गई 150 × 10⁴ जूल हो गई। एनर्जी हो गई 150 × 10⁵ जूल। अच्छा देखो, ये टोटल एनर्जी हमारी हीट है क्या? टोटल एनर्जी हीट इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर को? नहीं, बल्कि 50% पावर इज यूज्ड इन हीटिंग। 50% ओनली 50% पावर इज यूज्ड इन हीटिंग। देयरफॉर ΔQ इज 50%, यानी कि हाफ होगा किसके? एनर्जी के, और ये होगा 1/2 × 150 × 10⁴, यानी कि 75 × 10⁴ जूल एनर्जी यूटिलाइज हो रही है हीटिंग करने के लिए। तो देखो बच्चों, ΔQ के में जूल में, हमको जूल में चाहिए। आ गया मास ग्राम में है, ग्राम में, और सेल्सियस में कौन आएगा? टेम्परेचर आ जाएगा। तो हमें पता है, वी नो दैट स्पेसिफिक हीट इज ΔQ / m ΔT, यानी यहां से ΔT मिलेगा हमें ΔQ / ms। वैल्यूज पुट करो। ΔQ की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 75 × 10⁴। मास कितना है बच्चों? मास है 8 × 10⁵, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.91। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 75, ये 4 - 3 10 बच जाएगा ऊपर, 8 × 0.91। आप कैलकुलेट करोगे, कर लोगे ना? कैलकुलेट करोगे, आंसर मिलेगा। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करूं। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 चौक 8 और ये 2 पंजे 10। आप क्या करना, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 0.91 को 4 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले का लॉग, नीचे वाले का लॉग, दोनों का माइनस, उसका एंटी लॉग, आंसर आ जाएगा। या फिर आप डिवाइड करके कर सकते, करो, आंसर कमेंट करो, ठीक है। मैंने सिंप्लीफाई करके दे दिया, आंसर आप कमेंट करोगे। क्लियर है बच्चों? चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है बोर्ड के ऊपर। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है अ पर्सन वेइंग 50 किलोग्राम टेक्स in 1500 kilocalories diet per day. If this energy were to be used in heating the body of a person without any losses,
then the rise in his temperature is in bracket specific heat of human body is equals to 0.83 calories gram inverse Celsius inverse. Option A is 30 degrees Celsius, option B is 48 degrees Celsius, option C is 40.16 एंड ऑप्शन डी इज 36.14 डिग्री सेल्सियस होगी। तो चलिए वही हमारे स्टेप्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है गिवन डेटा लिखेंगे। तो हमें मास दिया बच्चों 50 किलोग्राम, उसके बाद दे रहा है किलो कैलोरीज, एनर्जी किलो कैलोरीज, और ये टोटल एनर्जी सप्लाई हो रही है बच्चों हीटिंग के लिए, यूटिलाइजेबल हीटिंग के लिए, और ये दिया 1500 किलो कैलोरीज। द राइज इन टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी एस दिया है यहाँ पे 0.83 कैलोरीज इनवर्स ग्राम इनवर्स, और यहाँ पे सेल्सियस इनवर्स, और राइज इन टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, राइज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों बी अवेयर ऑफ डॉग्स, यूनिट कन्वर्जन करो। सबसे पहले क्या करो, यूनिट को कन्वर्ट करो। क्या चाहिए, कैलोरीज चाहिए, ग्राम चाहिए, तब आंसर सेल्सियस में मिलेगा। कैलोरीज चाहिए, ग्राम चाहिए, तो ग्राम में चाहिए 50 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया बच्चों। तो ये हो गया 5 इंटू, देखो बेटा 10⁴ हो गया, ये 0 इधर काउंट हो गया, 10⁴ हो गया ग्राम में। सिंप्लीफाई करना डेटा के अंदर ही, 1500 किलो का 10⁻³ और कैलोरीज हो गया, तो हो गया 15 इंटू 10⁵ कैलोरीज। अब हमें पता है, यूनिट तो कन्वर्जन कर ली, हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि S इक्वल होता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। डेल्टा T को फाइंड आउट करना है। देखो ये जो क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, ये एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन से, एग्जाम्पलर में के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ये आपको समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। डेल्टा Q कितना है बच्चों, तो ये है 15 इंटू 10⁵, मास 5 इंटू 10⁴, और S की वैल्यू दिया 0.83। इसे सिंप्लीफाई करो, 5 का 5, 5 दिया 15 हो गया, और ये 5 - 4 होगा, तो 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.83। इसे कैलकुलेट करो, आंसर कमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है स्पेसिफिक कैपेसिटी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कैलोरीमीटर को स्टडी करेंगे, फिर हीट चेंज ऑफ फेस को स्टडी करेंगे, यानी कि फटाफट से इसे खत्म करेंगे। हमारा एम है कि हम जो है हमारे एग्जाम से पहले, मतलब ये जून के महीने में, जुलाई शुरू होने से पहले हमारे 3 चैप्टर को खत्म करें, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर है, थर्मल सेक्शन को खत्म करने का हमारा टारगेट है। तो आप रोज का रोज देखो, इंशाल्लाह। मैं 2 दिन से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा लिपसिंग प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि साउंड पहले आ रहा है और बाद में जो है मेरे होठ हिल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम की वजह से मैं अपलोड नहीं किया, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है कैमरे वगैरह की, इंशाल्लाह, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश